Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats. This is important topic कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। इससे पहली वाली वीडियो में हमने कोची इंटीग्रल थ्योरम और उसका एक्सटेंशन कैसे समझा, जिस एक्सटेंशन का हम इसके अंदर अभी यूज़ करने वाले हैं। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन चूंकि इस बार ऑब्जेक्टिव है तो क्वेश्चन तो बनेगा ही। तो स्टूडेंट्स, किसी कंपटीशन में अगर हम बैठते हैं, इसके बाद गेट में एग्जाम में बैठे, आईईएस के एग्जाम में बैठे, तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला और कोची इंटीग्रल थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस आते ही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है, एक बार स्टेटमेंट समझिए। एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन। फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी या क्लोज कर्व सी एंड z इक्वल्स टू ए। स्टूडेंट्स ध्यान दें, z इक्वल्स टू ए इज ओनली पॉइंट विद इन सी, देन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू दिस। यानी z इक्वल्स टू ए एक ऐसा पॉइंट है उस पूरे रीजन के अंदर जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ये उसके लिए सिंगुलर पॉइंट का काम कर रहा है। यानी एक पॉइंट ऐसा है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, पूरे रीजन में और पूरी बाउंड्री पर भी फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐसा आ गया जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। उस पर जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है उसी की जो वैल्यू होती है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 पाई आई, इंटीग्रेशन इसके बराबर होता है। और इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, यानी कहने का तरीका ये होगा कि किसी भी क्लोज कर्व के अराउंड जो एफ जेड डी जेड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, एफ जेड जेड माइनस ए इंटू डी जेड, अगर ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा तो वो 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए के बराबर होगा। एफ ऑफ ए मतलब फंक्शन जेड में जेड की जगह पर ए रख दिया जाए और 2 पाई आई से मल्टीप्लाई हो तो मेरे फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। यानी अगर मुझे फंक्शन इस तरीके से मिल जाए और किसी पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन सिंगुलर पॉइंट का काम कर रहा हो, यानी एनालिटिक ना हो, तो फिर उसे हम कैसे देखते हैं। मान लीजिए एफ जेड जो मेरा टोटल फंक्शन है वो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की फॉर्म में है। यानी वैसे तो मेरा फंक्शन एफ जेड है, कैपिटल एफ जेड, लेकिन जो मेरा फंक्शन है वो इस फॉर्म में है कि जेड का कोई फंक्शन होता है और एक पॉइंट ऐसा भी है उसके अंदर जिस पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, वो जेड माइनस ए है। यानी जेड इक्वल्स टू ए पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ऐसा इस रीजन के अंदर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए z इक्वल्स टू एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो मैंने उसके ऊपर एक स्मॉल सर्किल ड्रॉ किया। स्मॉल सर्किल ड्रॉ करके क्या होगा, यानी मैंने स्मॉल सर्किल ड्रॉ करने के बाद उस पॉइंट को जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उस पॉइंट को मैंने उस रीजन से बाहर निकाल दिया है। क्योंकि मैंने उसको उस रीजन से बाहर निकाला तो अब तो मेरा जो रीजन है वो मल्टीपल कनेक्टेड हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक स्मॉल रेडियस का, वेरी स्मॉल रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया है, उसके ही नेबरहुड में बिल्कुल आसपास, यानी उसके ऊपर मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया है। जो वो सर्किल ड्रॉ किया तो मेरा जो रीजन है वो मल्टीपल कनेक्टेड हो जाएगा। बट मल्टीपल कनेक्टेड को सिंपल कनेक्टेड बनाने का तरीका मुझे आता है, यानी मैंने मल्टीपल कनेक्टेड को सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट कर लिया है। कैसे कन्वर्ट किया है, एक पार्ट बनाया छोटा सा, उसके अंदर एक लेयर लेकर के, मैंने छोटा सा पार्टीशन लेकर के उसको इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर दिया है। यानी अब जो रीजन अंदर की तरफ बचा रह गया है वो सिंपली कनेक्टेड हो गया। और मैंने कोची की इंटीग्रल थ्योरम में तो ये पढ़ा कि जो भी सिंपल कनेक्टेड कर्व होते हैं उनके अलोंग जब इंटीग्रेशन लिया जाता है तो बड़े वाले सर्किल के अराउंड जो इंटीग्रेशन आएगा वो छोटे वाले सर्किल के अराउंड जो इंटीग्रेशन आना है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी सी के अराउंड इंटीग्रेशन C1 के अराउंड इंटीग्रेशन के बराबर ही आएगा, क्योंकि हमने कोची की इंटीग्रल थ्योरम में ऐसा पढ़ लिया है। तो एक पॉइंट मेरे पास था, उस पॉइंट के ऊपर मैंने एक स्मॉल रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया, यानी उस पॉइंट को उस रीजन से बाहर निकाला। जो रीजन था वो मल्टीपल कनेक्टेड हो गया, उसको मैंने सिंपल कनेक्टेड बनाया। सिंपल कनेक्टेड करने के बाद कोची की इंटीग्रल थ्योरम, यानी बड़े सर्किल के अराउंड जो इंटीग्रेशन होता है वो छोटे सर्किल के अलोंग जो इंटीग्रेशन होगा वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। बट मैंने अभी आपको ये कहा प्रूफ करने की, हालांकि आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कैसे प्रूफ किया गया है ये। तो स्टूडेंट्स, अगर मैंने देखा कि स्मॉल सर्किल एक ड्रॉ किया गया है, चूंकि दोनों का सेंटर सेम हो गया है, जो बाहर वाला सर्किल मैं ले रहा हूँ और जो अंदर की तरफ छोटा सा सर्किल मैंने बनाया था, उस सर्किल की जो इक्वेशन होगी
वो जेड माइनस ए इक्वल्स टू रो होगी। रो इज द स्मॉल रेडियस, वेरी स्मॉल रेडियस ऑफ सर्किल ड्रॉ एट द पॉइंट विच इज सिंगुलर, उस सिंगुलर पॉइंट के ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया है। अब जेड माइनस ए इक्वल्स टू तो रो ई टू द पावर आई थीटा हो जाएगा, यानी जेड इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, और डी जेड इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, यानी थीटा 0 to 2 पाई के बीच में लाई करेगा। बट जो मेरा रो है वो 0 को टेंस करता है, क्योंकि मैंने कहा रेडियस इज वेरी स्मॉल, यानी लगभग 0 के बराबर है। अब इन वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन के अंदर रख दूं, तो इक्वेशन के अंदर रखने से फंक्शन में कुछ ऐसे वैल्यू रखी जाएगी, ये सब्स्टिट्यूशन होगा, ऐसे होगा, और चूंकि रो 0 को टेंस करता है तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये एफ ऑफ ए के बराबर आएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो इंटीग्रेशन है वो 2 पाई एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। यानी इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि किसी भी क्लोज कर्व के अराउंड मुझे इंटीग्रेशन अगर करना है तो एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड बराबर होता है 2 पाई मल्टीप्लाई इंटू लिमिट जेड टेंस टू ए वो पॉइंट है जो उसके लिए सिंगुलर पॉइंट था, एफ जेड में रखा जाए, प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। जेड इक्वल्स टू ए लाई इनसाइड द रीजन आर एंड जेड माइनस ए इज द पोल ऑफ वन ऑर्डर, सिंपल ऑर्डर का पोल है। अगर पोल सिंपल ऑर्डर का नहीं है तो उसके लिए भी हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन को अभी समझेंगे, यानी कोची के फॉर्मूले का डेरिवेटिव निकालेंगे। वहाँ से सिंपल ऑर्डर के अलावा जो डबल, मल्टीपल या थर्ड, फोर्थ या nth ऑर्डर के पोल्स आते हैं उसकी भी डेफिनेशन बनाई जा सकती है, बनाएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले जो अभी हमने समझा है उसके ऊपर एक प्रॉब्लम करके देखते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कि कैसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, मुझे कर्व के अराउंड इंटीग्रेशन करना है। कर्व एक सर्किल दिया है, मोड जेड इक्वल्स टू 4, और उसमें मैंने जो पोल निकाले जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 0 से जेड इक्वल्स टू 3 आया। बाई चांस मैंने जो अपना सर्किल बनाया मोड जेड इक्वल्स टू 4, उसमें वो सर्किल अंदर की तरफ आ गया है। अभी तक रीजन के बाहर जाता था पॉइंट, लेकिन इस बार जो पोल बना वो सर्किल के अंदर की तरफ आ गया। यानी कोची इंटीग्रल थ्योरम तो नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वो तो एनालिटिक एवरीवेयर पर लगती थी। यहाँ पर एवरीवेयर एनालिटिक तो है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐसा है जेड इक्वल्स टू 3 जिसपे की फंक्शन एनालिटिक नहीं है। चूंकि जेड इक्वल्स टू 3 सर्किल मोड जेड इक्वल्स टू 4 के इनसाइड है, अंदर की तरफ है, तो एवरीवेयर एनालिटिक है। मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा सर्किल, एक स्मॉल रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया, और सर्किल ड्रॉ करने के बाद मल्टीपल कनेक्टेड रीजन को वही सिंपल कनेक्टेड बनाया, और तब मैं कोची की इंटीग्रल फॉर्मूले को लगा सकता हूँ। कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला, यानी अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन पता करना है तो 2 पाई लिमिट जेड टेंस टू 3 एफ जेड हो जाएगा। अब उसको तो मैं नहीं लेकर के चलूँगा, क्योंकि वो जो एफ जेड फंक्शन है उसमें से जेड माइनस ए नहीं होगा, यानी एफ जेड माइनस ए को छोड़ना है। तो एफ जेड वो है जो फंक्शन उस पॉइंट के अलावा, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पॉइंट के अलावा जो फंक्शन है वही मेरा एफ जेड है, यानी एफ जेड ओनली इज जेड स्क्वायर प्लस 5। तो मैंने जब जेड स्क्वायर प्लस 5 को उठाया तो उसमें जेड की जगह 3 रखा, 2 पाई इंटू 14 यानी 28 पाई हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इसमें हमने कहा कि जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड है, सर्कुलर पाथ है, मोड जेड इक्वल्स टू 2 है। यानी हमने कहा कि जो मेरी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के दो पोल आ रहे हैं, जेड इक्वल्स टू आई, जेड इक्वल्स टू माइनस आई। बट जो सर्किल की इक्वेशन दी गई है वो मोड जेड इक्वल्स टू 2 है। मोड जेड इक्वल्स टू 2 में अगर हम देखें तो सर्किल की इक्वेशन 2 रेडियस की है, लेकिन जो पोल हैं वो प्लस माइनस आई हैं। प्लस माइनस आई का मतलब हो जाता है 0,1 एंड 0,-1, यानी वाई एक्सिस के ऊपर दोनों पोल आने वाले हैं। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो दो पोल आ रहे हैं उन दो पोल को अगर हम देखें तो उन दोनों पोलों में ही सर्किल के अराउंड इंटीग्रेशन कुछ ऐसे बनेगा, यानी दोनों पोल इनसाइड द सर्कल हैं। इनसाइड द सर्कल मतलब वाई एक्सिस पर एक पोल ये हो गया है, दूसरा पोल ये हो गया है। अब दो पोल अंदर की तरफ आ गए हैं, तो मैं दोनों पर अलग अलग थ्योरम लगाऊं, क्योंकि एक पोल अंदर की तरफ आता है उसकी डेफिनेशन तो मुझे पता है, लेकिन दो पोल आ गए हैं तो मैं दोनों पे अलग अलग डेफिनेशन लगाऊं, यानी अपनी प्रॉब्लम के पार्शियल फ्रैक्शन करूं। तो चूंकि मेरे पास दो पोल थे, जेड इक्वल्स टू आई भी पोल है, जेड इक्वल्स टू माइनस आई भी पोल है, जेड इक्वल्स टू आई माइनस आई दोनों को अगर मैं देखूं तो 2 पाई इंटू अलग अलग पोल पर अलग अलग डेफिनेशन बनाई। मैंने ये डेफिनेशन जो बनाई है वो एफ जेड अपॉन जेड माइनस है, यानी
पार्शियल फ्रैक्शन करके लगाई है, तो मैंने दोनों के अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन निकाले। पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया और वैल्यू रखी, इसको पूरा सॉल्व किया, यहीं से मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम लेता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो dz इक्वल्स टू z² प्लस 9, यानी जो पोल आ रहे हैं वो प्लस माइनस 3i। प्लस माइनस 3i दो पोल हैं, और मैंने देखा कि मेरा जो सर्किल है वो z-3i इक्वल्स टू 4 है, यानी z-3i इक्वल्स टू 4 का मतलब है कि सेंटर ओरिजिन नहीं है, सेंटर 0,3 पर है। 0,3 यानी y एक्सिस के ऊपर होगा, तो मैंने y एक्सिस के ऊपर 3 सेंटर लेकर के एक सर्किल ड्रॉ किया। अब जब मैंने सर्किल ड्रॉ किया तो वहाँ पर मेरे जो पोल्स आए हैं, वो पोल z इक्वल्स टू 3i और z इक्वल्स टू माइनस 3i है, दोनों ही अंदर की तरफ आ गए हैं। तो दोनों जब अंदर की तरफ आएंगे तो उसके मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किए, अलग अलग करके मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दोनों पोल पर मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन किया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम अपनी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये सीखा कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं सिंपल पोल पर। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास सिंपल पोल ऑर्डर के पोल को तो हमने देखा कि सिंपल ऑर्डर के पोल को कैसे किया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पोल का जो ऑर्डर है वो सिंपल नहीं है, यानी उसकी जो पावर है वो पोल 1 ऑर्डर की जगह 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, 4th ऑर्डर का है या nth ऑर्डर का है, तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो उसके लिए भी हमारे पास डेफिनेशन है। हमने कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा, ये मेरे पास कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला था। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, यानी ए के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करूं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और इधर भी डेरिवेटिव होगा, तो z-a का होना है, यानी 1/z-a। z-a के लिए 2 हो जाएगा। यानी अगर मैं अब इसको निकालना चाहूँ, इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, यानी मेरा पोल अगर 2 ऑर्डर का हो तो बस मुझे कुछ नहीं करना, 2 का मल्टीप्लाई होना है, फंक्शन का डेरिवेटिव होना है और उसमें ए रखा जाना है। डेफिनेशन तैयार है। यानी 2 ऑर्डर के पोल के लिए 2 z/a, एक बार फंक्शन का डेरिवेटिव और उसमें z की जगह ए रखना है। अगर मान लीजिए 3 ऑर्डर का पोल है, यानी मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करूं, अगर मैंने एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया तो 3 ऑर्डर का पोल बन जाएगा। 3 ऑर्डर का पोल मतलब 2 बार डेरिवेटिव 1/2, बट ऊपर 1 × 2 भी आ रहा है, यानी फैक्टोरियल 2, इसके अपोन में फैक्टोरियल 2 भी आएगा। सिमिलरली अगर मैं nth टाइम करूं तो यहाँ पर फैक्टोरियल n आ जाता है। यानी मेरी डेफिनेशन में कुछ ऐसे आ रहा है कि अगर nth ऑर्डर का पोल है तो मैं n टाइम डिफरेंशिएशन करूं, fnz, यानी n टाइम डिफरेंशिएशन, और 2 से मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल n से डिवाइड और z टेंड्स टू a, यानी n ऑर्डर के पोल के लिए मुझे कुछ ऐसी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। ये n+1 के पोल के लिए है। अगर मेरा n ऑर्डर का सिंपली पोल है, यानी मेरा जो पोल है वो n ऑर्डर का आया है, तो फिर मेरी डेफिनेशन हो जाती है 2 का फैक्टोरियल और लिमिट z टेंड्स टू a fn-a z, यानी ये मेरी डेफिनेशन हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में 3 ऑर्डर का पोल आया है, ये पोल मेरा 3 ऑर्डर का है, तो z=2 एक पोल है जो 3 ऑर्डर का है। लेकिन क्या 3rd ऑर्डर का पोल इनसाइड द सर्कल है? क्या इनसाइड द रीजन है? यस। मोड z=3 मेरे पास सर्किल था और पोल 2 है, यानी वो अंदर की तरफ आ रहा है। जो 2 ऑर्डर का पोल है वो इनसाइड है, यानी मेरा फंक्शन एक पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है और मेरा जो पोल है वो 3 ऑर्डर का है। तो अगर मेरा पोल 3 ऑर्डर का है तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी 2πi/3 - 1 का फैक्टोरियल, लिमिट z टेंड्स टू 3, 2 टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z एंड z² + 2 इज द फंक्शन। जो पोल होता है, जो सिंगुलर पॉइंट होता है, वो उस फंक्शन में उसको नहीं लिया जाता, उसको तो छोड़ दिया जाता है। तो उसके अलावा जो बचा रह जाता है वही फंक्शन होता है। मैंने इसका 2 बार डिफरेंशिएशन किया, 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया तो 2 आ गया। अगर मैं एक और प्रॉब्लम को देखूं यहाँ पर, तो मेरे पास फंक्शन e⁻⁻2z है, z +1 है, मोड z = 2 है,
थ्री ऑर्डर का पोल है, जेड इक्वल्स टू -1 थर्ड ऑर्डर का पोल आएगा। थर्ड ऑर्डर का पोल चूंकि इनसाइड द सर्कल है, क्योंकि मोड जेड इक्वल्स टू 2 है, 2 रेडियस का सर्कल है, और वो पोल अंदर की तरफ आएगा -1 है। तो यानी मैं फिर से डेफिनेशन लगाऊं कि 2πi/2 लिमिट z टेंस टू -1, दो बार डिफ्रेंशिएशन e⁻²z, उसका दो बार मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, वैल्यू रखी, तो यहाँ पर e² आ गया, यानी 4πe² i के साथ। तो ऐसे हम अपनी प्रॉब्लम को, अगर ऑर्डर का डेरिवेटिव ज़्यादा है तो ऐसे कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव बनाया हमने कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो क्या इसका जो पोल है वो सिंपल पोल है? नो। क्या वो थर्ड ऑर्डर का पोल है? यस, ये थर्ड ऑर्डर का पोल है। लेकिन क्या इसका इंटीग्रेशन ये आया है? यस, ये आया है। ये तो नहीं आया ना? नहीं, क्योंकि अगर पोल अंदर की तरफ नहीं आता, पूरे रीजन में फंक्शन एनालिटिक होता, तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम को लगाते, जिससे कि आंसर 0 हो जाता। बट यहाँ पर पोल अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा। डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को सीख सकें कि कैसे बनाते हैं। तो e⁻z z-1 एक सिंपल, एक वन ऑर्डर का पोल है, एक थर्ड ऑर्डर का पोल है, यानी दो पोल एक साथ हैं। पर कौन सा पोल अंदर है, कौन बाहर है, उसको मुझे रीजन में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस रीजन में, तो पहला जो सर्किल दिया वो हाफ रेंज का है। अब हाफ रेंज, जो हाफ रेडियस का जो सर्कल है, उसमें मैंने देखा वन ऑर्डर का एक पोल है, थर्ड ऑर्डर का पोल है, लेकिन सर्किल की जो रेडियस दी गई है वो 1/2 है। अब 1/2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि z इक्वल्स टू 0, केवल एक पोल अंदर की तरफ आएगा। तो उसी पोल पर मैंने काम किया और वन ऑर्डर का पोल था, उस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन अब की बार मैंने देखा कि 0 वाला पोल बाहर चला गया, z इक्वल्स टू 1 इनसाइड आ गया। तो यानी मुझे इस बार z इक्वल्स टू 1 पर काम करना है। तो मैंने अपने पोल z इक्वल्स टू 1 पर वो डेफिनेशन लगा दी है। तो यानी अगर पोल मेरा इनसाइड आता है तो मैं उस पर कोची की इंटीग्रल फॉर्मूले को लगाऊंगा, और यदि अंदर की तरफ नहीं आता है तो कोची इंटीग्रल थ्योरम लगाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट रखे हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर सकते हैं, कैसे कैसे पोल अंदर जाता है, कैसे पोल बाहर आता है, कहाँ पर कोची इंटीग्रल थ्योरम लगेगी, कहाँ पर कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा। 1 बाय 1 आप क्वेश्चंस को करते जाइए। आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी आपके सामने नहीं रहेगी, सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी, बस आपको ध्यान से करते हुए जाना है। ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा, इसके बाद हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं टेलर लॉरेंट सीरीज़। टेलर और लॉरेंट की सीरीज़, यानी टेलर लॉरेंट क्या है और कैसे उन्होंने अपना एक्सपेंशन दिया है, कैसे यहाँ बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करके वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।